Hello students and welcome back to our channel Indore Judicial Academy which is a venture by देवी अहिल्या Academy। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम कवर कर रहे हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। इसके दो पार्ट्स में ऑलरेडी आपको कवर करवा चुकी हूँ, दैट इज चैप्टर 3 तक जो है हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिएगा। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए सबसे पहले तो जो प्रोविजंस मैं बोलूंगी आप सभी को वो मार्क करना है, क्योंकि आई नो काफी सारा एक कंफ्यूजन रहता है डेट्स को लेकर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डेज बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेस में है। तो उन सब को जो है हम आज यहाँ कवर करने वाले हैं। क्या क्या देखो, सब कुछ पढ़ना बहुत रेलेवेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द प्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो जितना मैं मार्क कराऊंगी उसी को आप सब कवर कर लीजिए। चलिए, चैप्टर नंबर 4 बात करता है रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली एविक्टेड टेनेंट एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। अब देखिए यहाँ पर इन्हें क्या बोला है, बेसिकली ये चैप्टर डील कर रहा है कि अगर कोई भी जो टेनेंट है उसको इलीगल तरीके से जो है उसका एविक्शन हो गया, निष्कासन कर दिया गया है, तो उससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या किस तरह से उसको रिस्टोरेशन मिलेगा उस पर्टिकुलर रेंटेड प्रेमाइसेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 11। तो देखिए यहां पर दिया है रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली डिस्पोजेस्ड टेनेंट। इसमें बहुत सिंपल सी बात, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी टेनेंट है जिसको लैंडलॉर्ड के द्वारा डिस्पोजेस कर दिया गया है, यहां पर विदाउट हिज कंसेंट, उसकी मंजूरी के बिना और बिना प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब इलीगल तरीके से उसको उसकी प्रेमाइसेस से निकाल दिया गया है उसकी कंसेंट के बिना बाय द लैंडलॉर्ड, तो वो क्या कर सकता है 30 दिन के अंदर। ये है इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर जैसे ही उसको पता चलता है कि उसको इलीगल तरीके से निकाल दिया गया है, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सच। 30 दिन कब से स्टार्ट होंगे, जब आपको पता चल रहा है। मान लीजिए आप किसी की शादी में गए थे 15-20 दिन के लिए और उसी दौरान जो है आपके घर का पूरा सामान निकाल दिया गया और सडनली आपको पता चलता है, तो जिस दिन आपको ये नॉलेज मिलती है कि आपको निकाल दिया गया है, वहां से 30 दिन के अंदर जो है आप रेंट ट्रिब्यूनल के सामने जो एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन देयर ऑफ। ठीक है, तो इसमें एक डेट याद रखनी है आपको 30 डेज की फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ डिस्पोजेशन। आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। अब देखिए अब इसका प्रोसेस क्या होगा। तो प्रोसेस अगेन बहुत सारी चीजें होंगी, एफिडेविट्स मंगवाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे, हियरिंग होगी, सब कुछ होगा। बट अगेन ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है कि इस पूरी प्रोसेस को जो है कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो देखिए ये वाला आप क्लॉज 3 में मार्क कर लीजिए, द पिटीशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द लैंडलॉर्ड। यानी कि जब लैंडलॉर्ड को नोटिस दिया जाएगा इस बात का अपियर होने का, ये सारी चीजें का, वहां से 90 दिन के अंदर जो है ये पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी पिटीशन को जो है डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो ये वाली डे आप याद रख लीजिए, क्योंकि यहां पर बीच में आपको बहुत सारी डेट्स मिलेंगी जो रिलेवेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो इस प्रोसेस को जो है 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखेंगे हम, द नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 5। देखिए चैप्टर नंबर 4 में एक ही सेक्शन है जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट था, ये सब हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीजर फॉर रिविजन ऑफ रेंट एंड एविक्शन अपील एंड एग्जीक्यूशन। अब यानी कि जो रेंट ट्रिब्यूनल हम इतनी बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब ये जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कौन मेंबर्स होंगे, कैसे रिविजन का क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब कुछ हम चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सेक्शन नंबर 13 जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल की, यानी कि कितने लोग मिलकर जो है रेंट ट्रिब्यूनल बनेगा और कौन बनाएगा। तो सबसे पहला सवाल का जवाब कि रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। रेंट ट्रिब्यूनल कितने भी बना सकती है, एक पर्टिकुलर जगह पर कितने होने चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट का ही आगे काम होगा कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कितना ये पूरा काम भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही होगा। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉज नंबर 3 के रेंट ट्रिब्यूनल में सिर्फ एक ही पर्सन होगा जिसे कहा जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। एक पर्सन होगा जिसे कहा जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर और इसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय दी हाई कोर्ट। अब इसकी एलिजिबिलिटी, क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट से आया है तो इसकी एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कोई भी व्यक्ति नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन
यानी कि जो व्यक्ति सिविल जज सीनियर डिवीजन रैंक का होगा वही एलिजिबल होगा टू बी अ मेंबर, टू बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल। तो दो क्वेश्चंस आप यहाँ पर याद कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वालिफिकेशन इसकी, और कौन करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर व्यक्ति को। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट। देखिए सेक्शन 6 और 7 अगर आप सभी को याद है तो हमने सेक्शन 6 और 7 में पढ़ा था कि अगर कोई एग्जिस्टिंग टेनेंसीज है या न्यू टेनेंसीज है तो उनका रेंट को रिवाइज कैसे किया जाएगा, यानी इंक्रीज या डिक्रीज किस रेट पे किया जाएगा। तो 5% एनुअली हमने पढ़ा था, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या फॉलो करना होगा, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 14। सेक्शन 14 में ये दिया गया है। तो अगेन एज आई सेड प्रोसीजर इज नॉट रिलेवेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, अगेन इसमें ये चीज ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द पिटीशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 150 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू द टेनेंट। यानी 150 दिन के अंदर जो है ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ करनी है। कौन सी वाली, टेनेंट, ये जो रेंट वगैरह है इसको रिवाइज करने की पिटीशन। एक डेट अभी हम 190 डेज की पढ़कर आए हैं, यहाँ सेकेंड द अदर डेट इज ऑफ 150 डेज, यानी फाइनल डिस्पोजल डेट ही आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं द नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट। देखिए अब यहां पर समझते हैं हम, द लैंडलॉर्ड और एनी पर्सन क्लेमिंग पोजेशन शैल फाइल अ पिटीशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल एंड सच पिटीशन शैल बी अकम्पनीड बाय एफिडेविट्स एंड डॉक्यूमेंट। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किन किन ग्राउंड्स पे जो है टेनेंट का एविक्शन हो सकता है। ये ग्राउंड्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन उसका प्रोसेस दिया गया है अंडर सेक्शन 15। यहां पर मेंशन है इसका प्रोसेस। तो अगेन इसमें भी आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो याद करना है। तो मार्क कर लीजिए इसके अंदर में क्लॉज नंबर 5, क्लॉज 5 में दिया गया है इसका टोटल नंबर ऑफ डेज, दैट इज द पिटीशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 240 डेज। यानी अगर टेनेंट को निष्कासित करना है, उसका एविक्शन करना है, तो ये पिटीशन 240 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, दैट इज, अब यहां पर देखिए ये इसका क्लॉज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, क्लॉज नंबर 8। यहां पर ये बोला गया है कि मान लीजिए आपको एविक्शन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, अगर लैंडलॉर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि टेनेंट को एविक्ट करा दिया जाए, तो ये जो सर्टिफिकेट है इट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन। मतलब जैसे ही फैसला आ जाएगा उसके बाद 3 महीने का समय टेनेंट को दिया जाएगा कि भाई वो अपने लिए दूसरा घर देख सके, दूसरा प्रीमाइसेस देख सके। तो 3 महीने तक ये जो सर्टिफिकेट है उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा अगर रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया गया था, और अगर ये जो आपने प्रीमाइसेस दिया है वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए दिया गया था तो 6 महीने तक का समय दिया जाएगा उस व्यक्ति को, क्योंकि भाई इतना समय तक उसने अपना वहां बिजनेस चलाया है, अब उसको नई जगह चाहिए अपना उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उस कमर्शियल एरिया के लिए उसको एक नई जगह चाहिए, फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि वो शिफ्ट कर रहा है। तो इसलिए 6 महीने का समय दिया गया है इस सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ध्यान रखिए 3 months एंड 6 months, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन। अब ये भी हम पूरी लिस्ट पढ़ चुके हैं कौन कौन से सिचुएशन में जो है कोई भी लैंडलॉर्ड इमीडिएट पोजेशन जो है उसकी डिमांड कर सकता है, जैसे सीनियर सिटीजन का हमने पढ़ा था, आर्मी पर्सनल्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था वहां पर, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 16 जो है इसकी पूरे प्रोसेस को बताता है, लेकिन अगेन एज आई सेड यहां पर भी आपको फाइनल डिस्पोजल की बात करनी है। तो यहां पर प्रोसेस दिया गया है, द पिटीशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 150 डेज। ये आप इसको मार्क कर लो सभी, 150 डेज। देखिए ऊपर आपने देखा था अगर टेनेंट का एविक्शन करना है तो 240 दिन के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि वो जनरल बात कर रहा है। लेकिन यहाँ इमीडिएट पोजेशन का अगर आपने पिटीशन लगाई है तो 150 दिन, क्योंकि इमीडिएट पोजेशन की बात हो रहा है, जल्दी इसको डिस्पोज ऑफ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 150 दिन के अंदर जो है इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा इन केस ऑफ इमीडिएट पोजेशन। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की, दैट इज, अच्छा यहां पर एक क्लॉज 6 है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। अगेन जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि अगर आपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए दिया है तो 6 महीने के बाद ही एग्जीक्यूट हो सकता है, रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया है तो 3 months के बाद ही एग्जीक्यूट हो सकता है। सिमिलरली अगर यहां पर इमीडिएट पोजेशन की बात है, पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है लैंडलॉर्ड को कि भाई टेनेंट को जो है अब एविक्ट किया जा सकता है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया एविक्शन का, तो यहां पर ये जो सर्टिफिकेट मिला है इसको भी 3 महीने तक जो है
एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर कोई सेपरेट बाइफर्केशन नहीं है, 3 महीने तक जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिक्सिंग ऑफ डेट फॉर अपीयरेंस बहुत रेलेवेंट नहीं है, आगे बढ़ जाइए। ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर मार्क कर लीजिए, सेक्शन नंबर 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है। जनरली हम सीपीसी वगैरह में भी पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें कि अगर कोई बेसिकली अगर कोई और लॉ बना हुआ है, ठीक है, स्पेशल लॉ बना है, तो वहां पर जनरल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द एरियाज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स ओनली द रेंट ट्रिब्यूनल एंड नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि जिस जगहों पर ये एक्ट लागू होता है वहां पर कोई और सिविल कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, क्षेत्राधिकार नहीं होगा, वहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 यही वाला रेंट जो है एक्ट जो है वो लागू होगा। बस सेक्शन नंबर और को याद रख लीजिए यहां पर। नेक्स्ट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक पहली चीज तो मैं एक बार आपको हायरार्की बता देती हूं। आपने पढ़ा है, अभी तक रेंट ट्रिब्यूनल पढ़ चुके हैं, रेंट अपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल पढ़ चुके हैं, लेकिन बीच में एक और हमने पढ़ा था रेंट अथॉरिटी। तो ये कि नई अथॉरिटी ऐड हुई है बाय 2017 अमेंडमेंट एक्ट। तो सबसे नीचे आती है रेंट अथॉरिटी, इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो रेंट ट्रिब्यूनल, और इसके अगर आप देखते हैं हायरार्की में तो दैट इज अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल। दिस इज द हायरार्की, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 19 हमने डेफिनेशन क्लॉजेस में भी पढ़ा था कि वहां एज सच कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी रेंट अपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में, सीधे रेफर कर दिया गया था सेक्शन नंबर 19। तो देखिए, अगेन अपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल को भी कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगा, जितने चाहे वो बना सकता है। अगर 2 से ज्यादा अपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल्स है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इसमें भी एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल। आपको याद होगा जब हमने रेंट ट्रिब्यूनल पढ़ा था वहां भी एक ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, ठीक है, उसको भी हाई कोर्ट ने ही अपॉइंट किया था वहां पर भी, क्योंकि ये जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी में डिफरेंस है, जैसे कि वहां पर हमने पढ़ा था सिविल जज ऑफ सीनियर डिवीजन। यहां पर अगर अपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रिक्ट जज कैडर, यानी कि डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का व्यक्ति होना चाहिए जिसने कम से कम, जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी व्यक्ति को बनना है तो डीजे लेवल का होना चाहिए और 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट इज, चलिए, हाँ, बहुत सिंपल सी बात बोली गई है यहां पर कि हर जो अब देखो, हायरार्की से आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर आपको हायरार्की बताई है कि रेंट अगर अथॉरिटी कोई डिसीजन लेगी तो उसकी ऑब्वियस सी बात है अपील किसके पास जाएगी? रेंट ट्रिब्यूनल के पास। रेंट ट्रिब्यूनल अगर कोई डिसीजन देता है तो उसका अपील जाएगी अपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। ये हायरार्की से आप याद रख लीजिए किसके पास अपील लाई करेगी, लेकिन कितने दिन में लाई करेगी उसके लिए आ जाइए आप क्लॉज नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, फाइनल ऑर्डर जब आया वहां से 60 दिन के अंदर जो है अपील लाई करेगी जनरली। ओके, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इसके प्रोविजन की तरफ। तो इसमें भी अगेन सारा प्रोसेस इन्होंने बताया क्या क्या कर सकता है अपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल, सेट असाइड कर सकता है, कंफर्म वेरी। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आ जाइए सेक्शन 19A, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 19A, क्योंकि ये भी जो है आपका 2017 के अमेंडमेंट एक्ट से आया है। तो पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट एंड अरर्स देयरऑफ ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पिटीशन ऑफ अपील, यानी कि अगर कोई पेंडेंसी है पिटीशन ऑफ या अपील जो है उसके अभी प्रक्रिया चल रही है, उसका प्रोसेस चल रहा है, उसकी हियरिंग अभी चल रही है, वो हियरिंग तो चलती रहेगी, कितने महीनों तक भी चल सकती है, लेकिन उस दौरान जो है ट्रिब्यूनल के पास जो है पावर है, रेंट ट्रिब्यूनल के पास या अपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि वो टेनेंट को ऑर्डर कर सकता है कि जब तक ये प्रोसेस चल रही है आपको ये अमाउंट जो है लैंडलॉर्ड को कंटिन्यू पे करते रहना है ड्यूरिंग द पेंडेंसी। जो भी रेंट वगैरह है या एरियर्स है इसको पे करने का ऑर्डर पास कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल, यानी टेनेंट को बोला जा सकता है। सिंपल सी बात है इसमें। देन मूविंग अहेड, अब जैसे कि ऑर्डर्स पास हो गए, भाई रेंट पे करने का ऑर्डर पास हो गया या किसी भी तरह से, तो अगर इस ऑर्डर को आपको एग्जीक्यूट कराना है तो किस तरह से जो है
एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो जैसे कि सारे मेथड्स अलग उसमें दिए गए, सीपीसी में भी दिया गया है ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने का तरीका, सिमिलर यहां पर दिए गए हैं कि भाई मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उसको अटैच कराया जा सकता है, अरेस्ट या डिटेंशन कराया जा सकता है अपोजिट पार्टी का, ठीक है, बैंक अकाउंट्स वगैरह अटैच कराए जा सकते हैं, सैलरी अलाउंसेज अटैच कराई जा सकती हैं अगर गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह है, ठीक है, या एक कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है, प्रॉपर्टी की डिलीवरी की बात की जा सकती है। यानी ये सारे मेथड्स इन्होंने बताए, जस्ट यू कैन हैव अ लुक एट दिस कि इन मेथड से जो है ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है अगर जनरली सामने वाला व्यक्ति उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा। मूविंग अहेड, अब एग्जीक्यूशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ क्लॉज 4 में, भाई एग्जीक्यूट, क्योंकि पूरी प्रोसेस हो चुकी, सब कुछ हो चुका है, तो हम बहुत सारा वक्त नहीं दे सकते एग्जीक्यूशन के लिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो अपील के बाद अगर सबसे कम नंबर ऑफ डेज अगर बता रहे हैं इस पूरी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करने का काम जो है, यानी एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है 45 डेज के अंदर आपको इसका एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है। 45 दिन के अंदर एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है उसको डिस्पोज ऑफ करना है। आगे बढ़ते हैं हम, प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अब देखिए यहाँ पर तो अगेन उसमें भी यहाँ पर ने बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, जैसे सीपीसी में हमने पढ़ा है, विटनेस को बुलाया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जा सकते हैं, ओथ दिलवाई जा सकती है, कमीशन इशू कराया जा सकता है, ये सारे एक जनरल बातें बताई गई हैं जो अगेन मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट इज 21A, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द रेंट अथॉरिटी। अगेन जैसे कि मैंने कहा, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए कि सेक्शन नंबर, ठीक है, 21A में दिया गया है कि रेंट अथॉरिटी की पावर्स की कहां बात की गई है, बिल्कुल यहां पर दी गई है। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 21 विथ रिगार्ड टू पावर प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस बी एप्लीकेबल टू रेंट अथॉरिटी। अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि 2017 के अमेंडमेंट एक्ट से पहले रेंट अथॉरिटी नामक कोई भी अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है। तो जो पावर्स रेंट ट्रिब्यूनल के पास है या अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के पास अवेलेबल है, वो सारी पावर्स जो है रेंट अथॉरिटी के पास भी एप्लीकेबल बिल्कुल होगी, बिल्कुल एज इट इज होगी, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस होगी। ये बात बोली गई है अंडर सेक्शन 21A। इसीलिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर्स। ये 4 चैप्टर 5 हमने पढ़ लिया है। एक नया चैप्टर ऐड हुआ है 5A, जिसको हम अब हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, और जिसने भी हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो सेशन के बाद जरूर जाके देख सकते हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टू द पॉइंट हम सारे सेक्शंस को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा ये पूरा सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।